हेलो एवरीवन, इनडायरेक्ट टैक्स की दूसरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी में जो डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस पूरे जीएसटी को पढ़ने के लिए। तो आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सीजीएसटी लॉ की। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि एज़ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सब में सीजीएसटी एक्ट 2017 ही लगेगा। तो इसका सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 कहता है कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है। एक वर्ड आएगा एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है? एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी एक नागरिक हो या एचयूएफ हो जो अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो किसी भी ज़मीन पर उपजाऊ कार्य करता हो, यानी कि कुछ उगाने का कार्य करता हो, बाय ऑन लेबर, चाहे वो खुद काम कर रहा है, बाय द लेबर ऑफ बाय ऑन लेबर, यानी कि वो अपनी कोई मजदूर लगा रहा, चाहे वो खुद काम कर रहा है, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, या उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति के द्वारा कार्य करवा रहा है, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, और बाय हायर्ड लेबर अंडर, या वो किसी सर्वेंट से या किसी लेबर से काम करवा रहा है जिसे वो बदले में जो है मजदूरी दे रहा है, चाहे वो कैश में दे रहा है या कुछ सामान बदले में दे रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ये तीन में से कोई भी कार्य कर रहा है और किसी ज़मीन पर उपजाऊ कार्य कर रहा है, तो उस पर्सनल उसका सुपरविज़न भी होना चाहिए। अगर वो सर्वेंट से काम कर रहा है तो पर्सनल सुपरविज़न, वो खुद कार्य कराए या पर्सनल सुपरविज़न ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, या उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति खड़ा होकर सारा कार्य कराए, तो एग्रीकल्चरिस्ट कहेंगे, उसको हम कृषक कहेंगे। तो कृषक किसको कहेंगे? चाहे वो खुद कार्य करे या उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति कार्य करे या वो किसी से कराएं अपने सुपरविज़न में, यानी कि खुद खड़े होकर कार्य कराएं, बदले में उसको कैश या काइंड में कोई भी मजदूरी दें, तो उसको हम कृषक कहेंगे, कृषक कहेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट कहेंगे, किसान कहेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 कहता है कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी कि बिजनेस किसको कहा जाएगा। तो एनी ट्रेड, यानी कि ट्रेड जब हम किसी माल की ले बेच करते हैं, बने हुए कोई माल हम बनाते नहीं, बना हुआ माल, मैन्युफैक्चर्ड माल हो, उसको ट्रेड। कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, या हम माल बनाते हैं या माल को जो है ट्रेड करते हैं, या हमारा कोई प्रोफेशन है, हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, सीए हैं, या कुछ भी हैं, या वोकेशन है, हम कोई ऐसा का वोकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। एडवेंचर्स वेजर हैं, गैम्बल बैट वगैरह, जो गैम्बलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, हम इस तरह के कोई कार्य में इंडल्ज हैं। या एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी वेदर और नॉट इज़ फॉर, जो किसी बेनिफिट के लिए की जा रही हो। दूसरा, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज ए, या कोई भी ऐसा कार्य जो ऊपर ए में लिखा हुआ है या उसकी सहायता के लिए कोई दूसरा कार्य किया जा रहा हो। सी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए, या कोई भी ऐसा कार्य जो ऊपर ए में लिखा हुआ है, वेदर और नॉट, चाहे वो कितने भी प्रकार का हो, उसमें जो ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, तो वो सब बिजनेस में इंक्लूड होगा। तो ये सारी डेफिनेशन हैं, ये बिजनेस की डेफिनेशन हैं, आप जो हैं इनको देख लीजिए। उसके बाद सर्विसेज सप्लाई टू होल्डर ऑफ ऑफिस, अगर किसी ऑफिस में आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें एक्सेप्ट वो व्यक्ति उसको सर्विसेज को ले भी रहा है और उसका मकसद क्या है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने ट्रेड को, प्रोफेशन को, तो ये भी आपका जो है बिजनेस में इंक्लूड होगा। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब, अगर कोई रेस क्लब कोई सर्विसेज दे रहा है या कोई एसोसिएशन, सोसाइटी, या कोई भी ऐसी सर्विसेज दे रही हैं, तो रजिस्टर्ड बैट्स एंड डिवाइड्स द टोटल, कोई अपने बैट्स लगाने के लिए कोई सर्विसेज दे रहे हैं और उनके पास लाइसेंस भी है इस तरह का, तो वो भी बिजनेस में इंक्लूड होगा। और एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी या नगर पालिका द्वारा पब्लिक अथॉरिटी के रूप में कराई जा रही है, तो ये सब बिजनेस का एक जो है
रूप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट्स मेरिट, यानी कि बिजनेस कब कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए बिजनेस में। नंबर 1 के प्रॉफिट मोटिव हो, वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा हो। ओकेशनल ट्रांसलेशन आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, अगर कोई ऐसे ट्रांसलेशन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है, ओकेशनली करता है, यानी कि उसका बिजनेस नहीं है, तो वो जीएसटी के दायरे में आता है, तो वो जिस पे जीएसटी लगेगा और वो बिजनेस माना जाएगा। इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज़ टैक्सेबल, और कोई ऐसा कार्य जो इंसिडेंटली हो जाए, ठीक है, तो उसको भी बिजनेस की एक्टिविटी माना जाता है। गवर्नमेंट एक्टिविटी सब्जेक्ट टू टैक्स, और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिस पर टैक्स लगता है, तो वो भी बिजनेस का एक पार्ट है। रेस क्लब की एक्टिविटी भी बिजनेस का एक पार्ट है, और बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी भी बिजनेस का एक पार्ट है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में उसने कहा है कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन यानी कि जो हमें लाभ मिलता है, हम जो एक्टिविटी करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका जो बदले में जो हमें मिलता है वो क्या होता है। तो एनी पेमेंट मेड, कोई भी आपको पेमेंट मिल रहा है, चाहे वो कैश में मिले या वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू, चाहे वो कैश में मिल रही है, चाहे वो आपको काइंड में मिल रही है, या किसी भी तरह से आपको मिल रही है, तो वो आपकी कंसिडरेशन होगी। पर इसमें साफ बात ये भी बताई गई है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती हैं तो सब्सिडी आपकी सब्सिडी जो है वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। उसके बाद मॉनेटरी वॉल्यूम और एनी एक्ट, और जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो मॉनेटरी में होना चाहिए, यानी कि वो पैसों में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंसिडरेशन को में क्या क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। तो कंसिडरेशन में मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होगा, यानी कि पैसे में, जिसे हम पैसों में गिन सकते हों, रुपयों में गिन सकते हों। उसके बाद नॉन मॉनेटरी वैल्यू, हम बदले में कोई सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो भी आपका कंसिडरेशन कहलाएगा। और फॉरफिटेड वैल्यूज़, और कोई ऐसा सामान जो हम भूल गए थे, या कोई ऐसा पैसा जो हमारा मर गया था और वो आ गया हो, मर गया यानी कि जो किसी ने देने से मना कर दिया हो पर अब वो बाद में मिल गया हो, तो वो भी हमारा कंसिडरेशन कहलाएगा। उसके बाद इन एक्सक्लूड क्या होगा, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिली तो वो एक्सक्लूड होगी। कोई डिपॉजिट रिफंडेबल है, यानी कि बाद में वापस आ जाएगा, तो वो भी एक्सक्लूड होगा। और कोई पेमेंट है जो रेसिप्रोसिटी नहीं रखता है, यानी कि वो बार बार पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वो भी कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। तो जितना भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह जितनी भी साइट्स हैं जो हमें ई कॉमर्स के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ कहलाएंगे। और इन पे सेक्शन लागू होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। ये क्या कहता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी जो मूवेबल हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो, एक्शनेबल क्लेम्स, ऐसे क्लेम्स जिनको हम मांगने पर जो हमें मिल जाते हों, ये। और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि फसलों को कहते हैं, ग्रास घास को कहते हैं। और कोई भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो आपकी लैंड का एक हिस्सा है, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो ये सब जो हैं गुड्स कहलाएंगी, ठीक है। तो ये गुड्स की डेफिनेशन थी 2 सबसेक्शन 52। उसके बाद सर्विसेज कौन सी होंगी, एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स नहीं है, हर चीज़, वो चीज़ जो गुड्स नहीं है, मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर, वो सब आपकी सर्विस कहलाएगी। उसके बाद मनी एक्सचेंज सर्विसेज भी आपकी सर्विसेज कहलाएंगी, और फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़, तो ये भी आपकी सर्विसेज कहलाएंगी। और गुड्स एंड सर्विसेज में क्या एक्सक्लूड है, तो इसमें मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि सिक्योरिटीज़ यानी कि जो हम शेयर मार्केट वगैरह में जो शेयर्स खरीदते हैं, ये सब सिक्योरिटीज़ हैं। उसके बाद बात आ गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 पर्सन किसको कहते हैं जीएसटी में। तो
तो कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, कोई एसोसिएशन एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ठीक है, बीओआई हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, लोकल अथॉरिटी कहते हैं म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका वगैरह को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, ट्रस्ट हो, और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई सोसाइटी हो, तो ये सब जो हैं ये सब पर्सन कहलाएंगी, ठीक है, ये सब पर्सन कहलाएंगी। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 कहता है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, तो मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच कंस्टिट्यूट द predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary, यानी कि ऐसी कोई सप्लाई जो एक दूसरे के साथ में ही दी जा सकती हैं और दोनों को अलग नहीं दिया जा सकता, दोनों को साथ दे के ही सर्विस को कंप्लीट किया जा सकता है, सप्लाई को कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे मोबाइल और चार्जर, तो मोबाइल और चार्जर दोनों साथ में दिए जाते हैं, पर जो चार्जर पे जो टैक्स लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई, यानी कि जो मोबाइल है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट होगा वही टैक्स रेट आपका मोबाइल चार्जर पे भी लगेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई जो है कंपोजिट सप्लाई का एक पार्ट है। उसके बाद आ गया हमारा रेसिपेंट किसको कहते हैं, यानी कि जो सर्विसेज या गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करता है उसको रेसिपेंट कहते हैं। तो वेयर ए कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन भी पेबल करेगा, ठीक है, और कंसिडरेशन देगा। वेयर ए कंसिडरेशन इज पेबल, जहाँ पे कंसिडरेशन दिया जाए फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज द पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे दैट ट्रांजेक्शन, तो जो भी व्यक्ति कंसिडरेशन देता है वो रेसिपेंट कहलाता है अगर वो सप्लाई लेता है गुड्स और सर्विसेज की। और जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है गुड्स और सर्विसेज के लिए, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड मेड अवेलेबल टू होम पोसेशन और यूज़ ऑफ द गुड्स इज़ गिवन और मेड अवेलेबल। और जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है और वो व्यक्ति उस सामान को यूज़ भी करता है और यूज़ करने का उसको जो है अधिकार होता है, तो फिर भी वो रेसिपेंट कहलाएगा। उसके बाद वेयर नो कंसिडरेशन इज़ पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस द पर्सन टू होम द सर्विस इज़ रेंडर्ड, तो जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंसिडरेशन ना दिया जाए तो जो सर्विसेज दे रहा है तो वो व्यक्ति रेसिपेंट कहलाएगा इस कंडीशन में। उसके बाद बात करेंगे हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आरसीएम कहा गया है। रिवर्स चार्ज मींस द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द, इस कंडीशन में जो लाइबिलिटी आती है ये कब कंडीशन आएगी, जब एक टैक्सेबल पर्सन किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन से परचेजिंग करता है। तो क्योंकि कोई व्यक्ति नॉन टैक्सेबल है यानी कि उसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो तो कहीं टैक्स नहीं देगा। तो सरकार कहती है कि ये अब जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन की है कि अगर वो इस तरह की कोई परचेजिंग कर रहा है तो उस नॉन रजिस्टर्ड के बिहाफ पे वो खुद अपने आप पेमेंट करेगा टैक्स का। तो इस कंडीशन में क्योंकि पेमेंट तो करना होता है जो सप्लाई देता है, पर यहाँ पे क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इस कंडीशन में पेमेंट जो सप्लाई ले रहा है वो करेगा, इसलिए इसको रिवर्स चार्ज कहा जाता है। इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 है। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 सप्लायर के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एनी गुड्स और सर्विस बोथ शेल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विस बोथ शेल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज अ सच ए बिहाफ ऑफ द सच सप्लायर इन रिलेशन टू द गुड्स ऑफ सर्विस और बोथ सप्लाइड, यानी कि जो व्यक्ति सप्लाई ले रहा है चाहे वो एजेंट हो, ठीक है, तो वो सप्लायर कहलाएगा। उसके बाद जो दे रहा है, जो व्यक्ति सप्लाई दे रहा है वो सप्लायर कहलाएगा। उसके बाद सेक्शन 107 टैक्सेबल पर्सन के बारे में बात करी, तो ए पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है और लाइबल टू रजिस्टर्ड, और जो रजिस्टर्ड होने के लिए लाइबल है अंडर सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के तहत, और उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी, या तो उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया है या उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गई है और उसको रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड है, तो सेक्शन 24 के तहत तो उस व्यक्ति को जो है टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है जो रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद सेक्शन 108 कहता है टैक्सेबल सप्लाई ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज़ लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, और ऐसी कोई सप्लाई गुड्स की या सर्विस की या दोनों की जिस पे टैक्स लगता हो इस कंडीशन में, तो उसको सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की जो है वीडियो थी। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में स्कोप सप्लाई में। आज सेकंड वीडियो थी, थर्ड वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।